Hello everyone, this is Nikita. Thank you so much for watching Bio Abhyasam. आज का चैप्टर है मिनरल न्यूट्रिशन। सभी ऑर्गेनिज्म की बेसिक नीड्स एसेंशियली यानी अनिवार्य रूप से एक समान यानी सेम होती हैं। उनको अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स और मिनरल्स और वाटर की रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता होती है। यह चैप्टर मेनली इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन की तरफ फोकस्ड यानी केंद्रित रहेगा, जिसमें आप प्लांट्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्राइटेरिया यानी मापदंडों की स्टडी करेंगे। आप एसेंशियल एलिमेंट्स की भूमिका यानी एसेंशियल एलिमेंट्स के रोल, उनकी कमी से होने वाले सिम्टम्स यानी लक्षण और उनकी अब्जॉर्प्शन मैकेनिज़्म की भी स्टडी करेंगे। यह चैप्टर आपको ब्रीफली यानी संक्षेप में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की सिग्निफिकेंस यानी कि महत्व और मैकेनिज़्म से भी इंट्रोड्यूस करता है। Methods to study the mineral requirement of plants. जूलियस वॉन सैक 1860 एक प्रोमिनेंट यानी प्रमुख जर्मन बॉटनिस्ट ने सबसे पहले यह डिमॉन्स्ट्रेट यानी प्रदर्शित किया कि प्लांट्स को सॉइल की अनुपस्थिति यानी कि सॉइल की एब्सेंस में यानी कंप्लीट एब्सेंस ऑफ सॉइल में डिफाइंड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में मैच्योरिटी मतलब वयस्क अवस्था तक उगाया जा सकता है। प्लांट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करने की यह टेक्निक हाइड्रोपोनिक्स के नाम से जानी जाती है। उसके बाद कई इम्प्रोवाइज्ड मेथड्स यानी इम्प्रूव्ड उन्नत अच्छी मेथड्स प्रयोग में लाई गई, जिससे प्लांट्स के लिए मिनरल न्यूट्रिएंट्स की एसेंशियलिटी यानी अनिवार्यता तय की जा सके। सभी मेथड्स का जो मोटिव है, सभी मेथड्स का मोटिव यानी एसेंस सॉइल फ्री डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में उगाना है, यानी कि प्लांट को सॉइल फ्री और डिफाइंड मिनरल सॉल्यूशन में उगाना है। सारी की सारी मेथड्स का मोटिव। इन मेथड्स में प्योरीफाइड वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट्स सॉल्ट्स की आवश्यकता होती है। क्या आप समझा सकते हैं ये इतना ज़रूरी क्यों है? सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद जिसमें प्लांट्स की जड़ों यानी रूट्स को न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में इमर्स्ड यानी डुबाया गया और उसमें एक एलिमेंट को ऐड किया यानी डाला, हटाया, रिमूव किया और गिवन इन वेरिड कंसंट्रेशन यानी अलग अलग कंसंट्रेशन में दिया, तो एक मिनरल सॉल्यूशन प्राप्त हुआ जो प्लांट ग्रोथ के लिए सूटेबल था। इस मेथड के द्वारा एसेंशियल एलिमेंट्स को पहचाना यानी आइडेंटिफाई किया गया और उनकी डेफिशिएंसी यानी कमी से होने वाले सिम्टम्स की डिस्कवरी खोज की गई। हाइड्रोपोनिक्स की टेक्निक को वेजिटेबल्स जैसे टमेटोज़, सीडलेस क्यूकम्बर, खीरा और लेटेस सलाद के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए सक्सेसफुली लागू यानी एम्प्लॉय किया गया है। यह ध्यान देने योग्य है कि प्लांट्स की ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स सॉल्यूशन को एडिक्वेटली एरेटेड यानी कि अच्छी क्वांटिटी में हवा एडिक्वेटली एरेटेड रखा जाए। यदि सॉल्यूशन पुअरली एरेटेड होगा यानी कम एयर होगी तो क्या होगा? हाइड्रोपोनिक्स टेक्निक को फिगर 12.1 और 12.2 में शो किया गया है। एक फिगर 12.1 देखेंगे। एक टिपिकल सेटअप दिया गया है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर के लिए। ठीक है, देखो इसमें एक प्लांट है,
उसकी रूट्स जो हैं वो एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबी हुई हैं, ठीक है। एक एरेटिंग ट्यूब है ऑरेंज कलर की, जो कि हवा, एयर को सॉल्यूशन के अंदर भेजने का काम कर रही है, ठीक है। और एक फनल है जो कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर ऐड करने के काम में आ रही है। और एक यहाँ पे स्टेम पे प्लांट के कॉटन भी लगी हुई है। फिगर 12.2, फिगर 12.2 के नीचे ये बहुत बड़ा ये लिखा हुआ है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। हाइड्रोपोनिक्स से प्लांट का प्रोडक्शन। प्लांट्स थोड़ी इंक्लाइंड ट्यूब या ट्रफ मतलब नाली में रखा जाता है। इंक्लाइंड यानी थोड़ी टेढ़ी, तो प्लांट थोड़ी इंक्लाइंड ट्यूब या ट्रफ में रखा जाता है। एक पंप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रिजर्वॉयर, यानी जिसमें जो एक ऐसे कांच का बना हुआ है ना जिसमें पानी जैसा भरा है, वो रिजर्वॉयर है काय का, जिसके अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो एक पंप न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन को रिजर्वॉयर से ट्यूब के एंड तक सर्कुलेट करता है पूरा। देखो एरोज बने हुए हैं, जो पाइप बना है ना उस पे एरो बने हुए हैं, उन एरोज को ध्यान से देखो तो आपको पानी का फ्लो समझ आएगा कि वो कैसे फ्लो करता है। सॉल्यूशन ट्यूब के नीचे जाता है और रिजर्वॉयर तक ग्रेविटी के कारण पहुंच जाता है, ठीक है। ये जो येलो कलर का पाइप है जिसमें प्लांट लगे हुए हैं, उस तक पहुंचता है पानी और फिर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद वापस से पाइप से रिजर्वॉयर में गिर जाता है ग्रेविटी के कारण, ठीक है। ग्रेविटी के कारण क्या, बस कोई भी चीज़ अगर ऊपर है तो वो नीचे टपकेगी, है ना, ये बात है। तो बस पानी, पाइप ऊपर लगा है तो पानी नीचे को ही गिरेगा, बस इतनी सी बात है। दी गई व्यवस्था में वो प्लांट दिखाए गए हैं जिनकी रूट्स कंटिन्यूसली एरेटेड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डूबा हुआ है, ठीक है। तो वो प्लांट्स दिखाए गए हैं जिनकी जो रूट्स है वो कंटिन्यूसली एरेटेड, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें लगातार हवा पास कराई जा रही हो, ऐसे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उनकी रूट्स डूबी हुई हैं। एरो फ्लो के डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। तो वही कह रही हूँ कि एरो से पता चल जाएगा कि किस प्रकार जो पूरा सॉल्यूशन है वो घूम रहा है, ठीक है। समझ में आ ही गया होगा, ऐसे प्लांट्स लगाए जाते हैं और फिर वो उगाए जाते हैं। एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। सॉइल में प्रेजेंट मोस्टली ज़्यादातर मिनरल्स रूट्स से प्लांट में एंटर कर सकते हैं। फैक्ट्स के अनुसार अभी तक खोजे गए 105 एलिमेंट्स में से 60 से अधिक एलिमेंट्स डिफरेंट प्लांट्स में पाए गए हैं। कुछ प्लांट्स की स्पीशीज़ सेलेनियम का एक्यूमुलेशन यानी संग्रह करती है, कुछ गोल्ड का, और न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के पास उगने वाले प्लांट्स रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम को जमकर लेते हैं। न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स मतलब जहाँ पर जो अपने न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह होते हैं ना, न्यूक्लियर हथियार वगैरह होते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ पे है ना पोखरण, वहाँ पे होता है, ठीक है। ऐसे उस जगह पर स्ट्रोंशियम को, रेडियो एक्टिव स्ट्रोंशियम को प्लांट्स जो है वो टेकअप करते हैं, अपने अंदर लेते रहते हैं। प्लांट्स में मिनरल की वेरी लो कंसंट्रेशन यानी 10⁻⁻⁶ ग्राम पर ml को भी पता करने की टेक्निक आज उपलब्ध यानी प्रेजेंट है। क्वेश्चन यह उठता है कि क्या सभी डाइवर्स यानी विभिन्न मिनरल एलिमेंट्स जो प्लांट में पाए जाते हैं, फॉर एग्जांपल अबव जो हमने देखा, जैसे कि गोल्ड को और स्ट्रोंशियम को वो ले रहे हैं प्लांट्स, वास्तव में यानी रियली में उसकी ज़रूरत है, प्लांट को नेसेसरी है उसके लिए। हम यह कैसे डिसाइड करें कि प्लांट के लिए इसेंशियल क्या है और क्या नहीं। क्राइटेरिया फॉर इसेंशियलिटी। किसी एलिमेंट की इसेंशियलिटी के क्राइटेरिया कुछ इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट, एलिमेंट को प्लांट की नॉर्मल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए एब्सोल्युटली नेसेसरी होना चाहिए। उस एलिमेंट की एब्सेंस में प्लांट अपनी लाइफ साइकिल पूरी नहीं कर पाए और
सीड यानी बीज भी ना बना पाए। डू नॉट सेट द सीड यानी कि सीड्स भी ना बना पाए। सेकंड है एलिमेंट्स की इसेंशियलिटी यानी कि आवश्यकता स्पेसिफिक विशिष्ट होनी चाहिए और इसे किसी और अन्य एलिमेंट से रिप्लेस करना संभव नहीं हो, पॉसिबल नहीं होना चाहिए। यानी कि बस जो भी काम है ना वो केवल उसी एलिमेंट का है, उसके अलावा आप उस एलिमेंट को आप किसी और चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए वो प्लांट में। दूसरे शब्दों में किसी एक एलिमेंट की कमी को किसी और एलिमेंट के सप्लाई के द्वारा दूर नहीं किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है सी, एलिमेंट प्लांट के मेटाबॉलिज्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड हो। मेटाबॉलिज्म यानी जितनी मतलब जो रिएक्शंस होती हैं ना प्लांट की बॉडी में, उसमें इन्वॉल्व्ड होना चाहिए। अब क्राइटेरिया के बेसिस पर केवल कुछ ही एलिमेंट्स प्लांट की ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए एब्सोल्युटली इसेंशियल यानी बहुत अधिक ज़रूरी आवश्यक माने गए हैं। उनको क्वांटिटेटिव रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर दो ब्रॉड यानी कि व्यापक कैटेगरीज में बांटा गया है। पहली है मैक्रोन्यूट्रिएंट और दूसरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जनरली प्लांट टिश्यू में लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर यानी कि 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर से ज़्यादा, इससे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स इंक्लूड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इनमें से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मेनली CO2 और वाटर से ऑब्टेन यानी प्राप्त होते हैं, जबकि दूसरे सॉइल्स से मिनरल न्यूट्रिशन के फॉर्म में अब्जॉर्ब किए जाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट और बाहर बारिश हो रही है तो शायद थोड़ी बहुत आवाज़ आए, उसके लिए सॉरी। ठीक है, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स की नीड। ट्रेस एलिमेंट यानी ट्रेस यानी बहुत कम मात्रा में पाए जाने वाले ऐसे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और ट्रेस एलिमेंट्स की नीड यानी आवश्यकता वेरी स्मॉल अमाउंट बहुत कम मात्रा में होती है। कितनी कम? लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर यानी 10 मिलीमोल पर केजी से अगर कोई एलिमेंट कम पाया जा रहा है हमारी बॉडी में तो वो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। दीज इंक्लूड आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, मोलिब्डेनम, जिंक, बोरोन, क्लोरीन और निकल। ऊपर दिए गए 17 एसेंशियल एलिमेंट्स के अलावा कुछ बेनिफिशियल एलिमेंट्स भी हैं जैसे कि सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट, सेलेनियम, ये सब हायर प्लांट्स के लिए ये अनिवार्य यानी हायर प्लांट्स में ये इनकी रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होते हैं। ये एसेंशियल एलिमेंट्स को उनके डाइवर्स फंक्शन के बेसिस पर जनरली 4 ब्रॉड कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। ये कैटेगरीज हैं एसेंशियल एलिमेंट्स बायोमॉलिक्यूल्स के कंपोनेंट्स यानी हिस्सा हैं, इसलिए सेल्स के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन यानी कि जो हमारे बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे कि अमीनो एसिड्स और भी जितने भी हमारी बॉडी मेनली कार्बन हाइड्रोजन से बनी हुई है। जितने भी बायोमॉलिक्यूल का मतलब ये है कि उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होगा, है ना। तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना उसका हिस्सा होते हैं ये एसेंशियल एलिमेंट्स। ठीक है,
ये लिखा है पहले वाले पॉइंट में। एसेंशियल एलिमेंट्स बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट हैं, उनका हिस्सा हैं, इसलिए सेल्स के स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं, सेल्स के स्ट्रक्चरल एलिमेंट हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। दूसरा पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट्स जो प्लांट की एनर्जी रिलेटेड केमिकल कंपाउंड्स के कंपोनेंट हैं, जैसे मैग्नीशियम इन क्लोरोफिल और फास्फोरस इन एटीपी। एनर्जी रिलेटेड क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट को एनर्जी बनाने के लिए काम में आता है, ठीक है, हेल्प करता है क्लोरोफिल। और फास्फोरस और जो एटीपी है वो तो पता है हमारे बॉडी की एनर्जी करेंसी है, ठीक है। सॉरी, प्लांट में भी एनर्जी करेंसी है, जैसे हमारी बॉडी में है ना, वैसे प्लांट में भी एटीपी ही एनर्जी करेंसी है, तो उसमें फास्फोरस पाया जाता है। तो एक कैटेगरी ये हो गई। अब थर्ड पॉइंट, एसेंशियल एलिमेंट्स जो एंजाइम को एक्टिवेट या इनहिबिट करते हैं, जैसे Mg+2, राइबुलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस, रुबिस्को और फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज दोनों को एक्टिवेट करता है। यानी रुबिस्को और ये जो है ना फॉस्फोएनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये दोनों एंजाइम्स हैं, इन दोनों को Mg+2 आयन एक्टिवेट करता है। ये दोनों एंजाइम फोटोसिंथेटिक कार्बन फिक्सेशन में बहुत क्रिटिकल यानी इम्पॉर्टेंट होते हैं। Zn+2 अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है और मोलिब्डेनम नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के दौरान नाइट्रोजिनेस को एक्टिवेट करता है। क्या आप इस कैटेगरी में कुछ और नाम जोड़ सकते हैं? इस काम के लिए आपको स्टडी करे हुए बायोकेमिकल पाथवे को फिर से मतलब रिकलेक्ट करना होगा। फोर्थ पॉइंट ये है, कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स सेल्स के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को बदलते हैं। पोटेशियम की स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पोटेशियम जो है वो स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप फिर से सेल के वाटर पोटेंशियल को डिटरमाइन यानी निर्धारित करने में मिनरल्स सॉल्यूट्स के रूप में रोल को रिकॉल स्मरण कर सकते हैं। रोल ऑफ मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। एसेंशियल एलिमेंट्स को कई फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। वे प्लांट्स की सेल्स की वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, सेल सैप के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी, सेल सैप के ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन का मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ मैक्रोमोलिक्यूल्स और कोएंजाइम के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट का काम करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स के वेरियस फॉर्म्स और फंक्शंस नीचे दिए गए हैं। सबसे पहला है नाइट्रोजन। इस एलिमेंट की एसेंशियलिटी प्लांट में सबसे ज़्यादा यानी ग्रेटेस्ट अमाउंट में होती है। इसका अब्जॉर्प्शन मेनली NO3 नेगेटिव आयन के फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ अमाउंट NO2 और NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में भी ली जाती है। NO2 नेगेटिव और NH4 पॉजिटिव के फॉर्म में भी ली जाती है नाइट्रोजन कुछ अमाउंट में। इसकी रिक्वायरमेंट के सभी पार्ट्स पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल में होती है, ठीक है।
इसकी रिक्वायरमेंट प्लांट के सभी पार्ट्स पर्टिकुलरली मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स में होती है। नाइट्रोजन, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और हार्मोन्स का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, यानी एक मेजर हिस्सा है। फॉस्फोरस, प्लांट्स द्वारा फॉस्फोरस सॉइल से फॉस्फेट आयन H2PO4 नेगेटिव और HPO4 नेगेटिव के फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है। यह सेल मेम्ब्रेन, कुछ प्रोटीन, सभी न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं और सभी फॉस्फोराइलेशन रिएक्शंस में इसकी रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत होती है। पोटेशियम, प्लांट्स द्वारा इसका अब्जॉर्प्शन पोटेशियम आयन यानी K पॉजिटिव आयन के फॉर्म में होता है। बारिश तेज़ हो गई है। इसकी प्लांट्स के मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बड्स, लीव्स और रूट कैप्स में ज़्यादा एबिडेंट क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट होती है। पोटेशियम सेल्स में एनायन कैटायन बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्पफुल होता है। साथ ही यह प्रोटीन सिंथेसिस, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम और मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ सेल में शामिल होता है, यानी कि काम आता है। कैल्शियम, प्लांट कैल्शियम को सॉइल से कैल्शियम आयन Ca+2 के रूप में अब्जॉर्ब करता है। इसकी आवश्यकता मेरिस्टेमेटिक और डिफरेंशिएटिंग टिश्यू को ज़्यादा होती है। सेल डिवीजन के दौरान सेल वॉल के सिंथेसिस में भी इसका उपयोग होता है। विशेष रूप से यानी पर्टिकुलरली मिडिल लैमेलाई में कैल्शियम पैक्टेट के फॉर्म में पाया जाता है। इसकी नीड माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन के दौरान भी होती है। यह पुरानी लीव्स में एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है। यह सेल मेम्ब्रेन की नॉर्मल फंक्शनिंग में काम आता है। यह कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम, यह प्लांट्स द्वारा डाइवेलेंट Mg+2 आयन के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। यह रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस के एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है और DNA और RNA के सिंथेसिस में भी इन्वॉल्व होता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल के रिंग स्ट्रक्चर का कॉन्स्टिट्यूएंट है और राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सल्फर, प्लांट्स सल्फर को सल्फेट यानी SO4 नेगेटिव आयन के फॉर्म में ऑब्टेन करता है, लेता है। यह सिस्टीन और मीथियोनाइन नाम के अमीनो एसिड्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है और सेवरल कोएंजाइम्स, विटामिन्स जैसे थायमीन, बायोटिन, कोएंजाइम A और फेरोडॉक्सिन का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है। आयरन, प्लांट्स आयरन को फेरिक आयन Fe+3 आयन के फॉर्म में ऑब्टेन करता है। प्लांट्स को इसकी रिक्वायरमेंट यानी ज़रूरत किसी अन्य माइक्रोन्यूट्रिएंट के कंपैरिजन में लार्जर अमाउंट में होती है। यह फेरोडॉक्सिन और
साइटोक्रोम्स जैसे प्रोटीन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र में इन्वॉल्व्ड रहता है। इनका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के समय Fe+2 से Fe+3 के फॉर्म में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र के समय Fe+2 आयन Fe+3 आयन के फॉर्म में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। यह कैटालेस एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है और क्लोरोफिल के फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होता है। मैंगनीज, यह मैंगनीज आयन Mn+2 के फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है। यह फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अनेक एंजाइम्स को एक्टिवेट कर देता है। मैंगनीज का प्रमुख यानी बेस्ट डिफाइंड फंक्शन फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट कर ऑक्सीजन को लिबरेट करना है। जिंक, प्लांट्स जिंक को Zn+2 आयन के फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं। यह वेरियस एंजाइम्स को स्पेशली कार्बोक्सिलेसिस को एक्टिवेट करता है। इसकी नीड ऑक्सिन सिंथेसिस में भी होती है, यानी जब ऑक्सिन बनाना होता है ना, तब इसकी ज़रूरत पड़ती है जिंक Zn+2 आयन की। नेक्स्ट इज कॉपर। यह क्यूप्रिक आयन यानी Cu+2 आयन के फॉर्म में अब्जॉर्ब किया जाता है। यह प्लांट के ओवरऑल मेटाबॉलिज्म के लिए एसेंशियल होता है। आयरन की तरह यह भी रिडॉक्स रिएक्शन से जुड़े सर्टेन यानी कुछ एंजाइम्स के साथ इन्वॉल्व रहता है और यह भी रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड होता है फ्रॉम कॉपर आयन टू Cu+ से Cu+2 में रिवर्सिबली ऑक्सीडाइज्ड होता है। ये भी कॉपर भी Cu+ से Cu+2 में। नेक्स्ट इज बोरोन। यह B4O72 नेगेटिव और BO3 नेगेटिव आयंस के फॉर्म में अब्जॉर्ब होता है। इसकी रिक्वायरमेंट कैल्शियम Ca+2 कैल्शियम आयन यानी Ca+2 को अपटेक यानी ग्रहण और यूटिलाइजेशन करने में होती है। इसकी रिक्वायरमेंट Ca+2 को अपटेक और यूटिलाइजेशन करने, मेम्ब्रेन फंक्शनिंग, पॉलन जर्मिनेशन, सेल एलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन और कार्बोहाइड्रेट ट्रांसलोकेशन के ट्रांसलोकेशन में होती है। ट्रांसलोकेशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में। मोलिब्डेनम, प्लांट्स इसे मोलिब्डेट आयन MoO22 पॉजिटिव के फॉर्म में लेते हैं। यह नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अनेक एंजाइम्स जैसे कि नाइट्रोजिनेस और नाइट्रेट रिडक्टेस और कई अन्य एंजाइम्स का कंपोनेंट होते हैं। क्लोरीन, इसे क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव के रूप में अब्जॉर्ब किया जाता है। पोटेशियम K+ और सोडियम आयन यानी Na पॉजिटिव के साथ मिलकर यह सेल्स में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन और एनायन कैटायन बैलेंस के डिटर्मिनेशन यानी निर्धारण में हेल्प करता है। यह फोटोसिंथेसिस में वाटर स्प्लिटिंग के लिए एसेंशियल है, जिससे ऑक्सीजन का इवोल्यूशन होता है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स।
एसेंशियल एलिमेंट्स की लिमिटेड सप्लाई होने पर प्लांट्स की ग्रोथ रिटार्ड यानी अवरुद्ध हो जाती है। एसेंशियल एलिमेंट्स की वह कंसंट्रेशन जिससे कम होने पर प्लांट्स की ग्रोथ रिटार्ड यानी अवरुद्ध होती है, वह क्रिटिकल कंसंट्रेशन कहलाती है। इसलिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन के कम होने पर एलिमेंट डेफिशिएंट हो जाता है। ईच एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट की प्लांट में एक या ज़्यादा स्ट्रक्चरल या फंक्शनल रोल होता है। इसलिए पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी से प्लांट में कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आते हैं। यह मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एलिमेंट की डेफिशिएंसी को इंडिकेट करता है, दर्शाता है, जिसे डेफिशिएंसी सिम्टम कहते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम के अनुसार डिफरेंट होते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम एलिमेंट टू एलिमेंट अलग अलग होते हैं और प्लांट के इस एलिमेंट को प्रोवाइड करने पर ये सिम्टम्स डिसअपीयर यानी गायब हो जाते हैं। यदि यह कमी बनी रहे तो इवेंचुअली प्लांट की डेथ हो जाती है। प्लांट के पार्ट्स जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करते हैं उसे एलिमेंट की मोबिलिटी पर भी निर्भर करता है। प्लांट में प्लांट्स में जहाँ एलिमेंट्स एक्टिवली मोबिलाइज्ड यानी घूमते रहते हैं। प्लांट्स में जहाँ एलिमेंट्स एक्टिवली मोबिलाइज्ड रहते हैं और यंग डेवलपिंग टिश्यू में एक्सपोर्ट होते रहते हैं। डेफिशिएंसी सिम्टम्स ओल्डर टिश्यू में पहले अपीयर यानी प्रदर्शित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, पोटेशियम और मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स सबसे पहले सेनेसेंट लीव्स में विजिबल होते हैं, यानी जो लीव्स पुरानी पड़ जाती है ना, बूढ़ी सी हो जाती है, उनमें सबसे पहले उनकी इन तीनों एलिमेंट्स की कमी के जो सिम्टम्स होते हैं, लक्षण होते हैं, वो दिखाई पड़ते हैं। पुरानी लीव्स की जिन बायोमॉलिक्यूल्स में ये एलिमेंट्स होते हैं ब्रोक डाउन होकर नई यानी यंगर लीव्स में तक मोबिलाइज किया जाता है, यानी कि पुराने लीव्स से उन एलिमेंट्स को निकालकर नई लीव्स तक पहुंचाया जाता है, यंगर लीव्स तक। जब एलिमेंट इमोबाइल होते हैं तो मैच्योर ऑर्गन से बाहर ट्रांसपोर्ट नहीं होते हैं, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स यंग लीव्स में अपीयर यानी प्रकट होते हैं। एग्जाम्पल के लिए एलिमेंट्स जैसे सल्फर और कैल्शियम सेल के स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन का हिस्सा हैं, इसलिए इजीली रिलीज नहीं हो सकता। प्लांट्स के मिनरल न्यूट्रिशन का यह एस्पेक्ट एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान के लिए महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। प्लांट्स द्वारा शोन डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंतर इंक्लूड, मतलब उसमें कौन कौन से आते हैं। प्लांट्स द्वारा शोन डेफिशिएंसी सिम्टम्स के अंतर्गत क्लोरोसिस, नेक्रोसिस, स्टंटेड प्लांट ग्रोथ, प्रीमेच्योर फॉल ऑफ लीव्स एंड बड्स यानी पत्तियों का और कलियों का समय से पहले गिरना, और इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन यानी सेल डिवीजन का रुकना, ये सब सिम्टम्स होते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स। लीव्स क्लोरोफिल के लॉस से येलो हो जाती है, येलोनेस आ जाती है अगर क्लोरोफिल लॉस हो जाता है लीफ में से। तो ये सिम्टम्स नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, जिंक और मॉलिब्डेनम की कमी से होते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम
कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर और पोटेशियम की कमी से नेक्रोसिस या डेथ ऑफ टिश्यू, पर्टिकुलरली डेथ ऑफ लीफ टिश्यू होती है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम। नाइट्रोजन, पोटेशियम, सल्फर और मॉलिब्डेनम की लैक यानी अनुपस्थिति और लो लेवल के कारण सेल डिवीजन रुक जाता है। कुछ एलिमेंट्स जैसे कि नाइट्रोजन, सल्फर और मॉलिब्डेनम की कंसंट्रेशन कम होने के कारण फ्लावरिंग देरी से होती है, यानी कि जिस समय पे फूल आने चाहिए उसकी जगह लेट आते हैं फूल। ऊपर जो पढ़ा उससे आप देख सकते हैं कि किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी से मल्टीपल सिम्टम्स शो होते हैं, यानी कि बहुत सारे टाइप के सिम्टम्स शो होते हैं और यह सिम्टम एक या सेवरल डिफरेंट एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट की कमी से भी ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा एलिमेंट की डेफिशिएंसी हो तब भी ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं। इसलिए डेफिशिएंट एलिमेंट को पहचानने के लिए प्लांट के वेरियस पार्ट्स की स्टडी करनी पड़ती है और अवेलेबल स्टैंडर्ड टेबल से कंपैरिजन करनी होती है। हमें इस बात से भी अवगत रहना चाहिए कि समान एलिमेंट्स यानी सेम एलिमेंट की डेफिशिएंसी होने पर डिफरेंट प्लांट डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं। यानी कि मान लो कैल्शियम की कमी है तो कोई प्लांट कुछ सिम्टम्स शो करेगा, कोई कुछ, ऐसे अलग अलग सिम्टम्स भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ की कमी से मान लो पत्तियां पीली पड़ रही हैं एक प्लांट पे तो दूसरे में भी उसकी कमी से पत्तियां ही पीली पड़ेंगी। हो सकता है कि उसमें लीव्स कर्ल हो जाएं, है ना, या फिर लीव्स काली पड़ जाएं या कुछ ऐसा सिम्टम्स आ जाए उस एलिमेंट की कमी के कारण। टॉक्सिसिटी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट लो अमाउंट में होती है, लेकिन मामूली कमी यानी मॉडरेट डिक्रीज से भी डेफिशिएंसी सिम्टम्स और मॉडरेट इंक्रीज से भी टॉक्सिसिटी उत्पन्न हो जाती है। दूसरे शब्दों में कंसंट्रेशन के नैरो रेंज में ही कोई एलिमेंट ऑप्टिमम यानी अनुकूल होता है। किसी मिनरल आयन की वह कंसंट्रेशन जो टिश्यू के ड्राई वेट में 10% की कमी करे उसे टॉक्सिक माना गया है। इस तरह की क्रिटिकल कंसंट्रेशन डिफरेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट के बीच वाइडली वेरी करती है। टॉक्सिसिटी सिम्टम्स की पहचान डिफ़िकल्ट होती है। अलग अलग प्लांट्स के एलिमेंट्स की टॉक्सिसिटी लेवल डिफरेंट होते हैं। कई बार किसी एक एलिमेंट की एक्सेस यानी कि अधिकता दूसरे एलिमेंट के अपटेक को यानी कि अंदर लेने को, प्लांट जो अपटेक मतलब प्लांट के अंदर आना, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट रोक सकता है। कई बार किसी एक एलिमेंट की एक्सेस यानी अधिकता दूसरे एलिमेंट के अपटेक को इनहिबिट करती है। एग्जाम्पल के लिए मैंगनीज। मैंगनीज की टॉक्सिसिटी के प्रोमिनेंट यानी मुख्य सिम्टम्स हैं ब्राउन स्पॉट्स सराउंडेड बाय क्लोरेटिक वीन्स। यह जानना ज़रूरी है कि आयरन और मैग्नीशियम के साथ मैंगनीज अपटेक और मैग्नीशियम के साथ एंजाइम में जुड़ने के लिए कंपटीशन करता है। यानी जो मैंगनीज है वो आयरन और मैग्नीशियम से कंपटीशन करता है अपटेक करने के लिए, यानी कि आयरन और मैंगनीज की जगह खुद ज़्यादा प्लांट की बॉडी में आ जाता है। और मैग्नीशियम से किस चीज़ का कंपटीशन करता है? एंजाइम से बाइंडिंग होने का। एंजाइम से जुड़ना पड़ता है ना सबस्ट्रेट को, तो वो मैग्नीशियम की जगह खुद मैंगनीज जुड़ जाता है, तो ऐसे कंपटीशन करता है। मैंगनीज शूट एपेक्स में कैल्शियम ट्रांसलोकेशन को भी इनहिबिट करता है, इसलिए मैंगनीज की एक्सेस से आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है।
इसलिए जो सिम्टम्स हमें मैंगनीज की कमी से प्रतीत होते हैं वे वास्तव में आयरन और मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी से होते हैं। क्या यह जानना किसानों और गार्डनर्स या आपके किचन गार्डन में आपके लिए कुछ लाभदायक हो सकता है? मैकेनिज्म ऑफ अब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। प्लांट्स से एलिमेंट्स के अब्जॉर्प्शन की मैकेनिज्म की स्टडी अलग सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स में किया गया है। ये स्टडीज़ करते हैं कि अब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को दो मेन फेजेस में डिमैक्रेटेड यानी कि सीमांकित किया जाता है। पहले फेज में सेल के फ्री स्पेस और आउटर स्पेस द एपोप्लास्ट में रैपिडली आयन का अपटेक होना पैसिव अब्जॉर्प्शन है, यानी कि उसमें कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड फेज में सेल्स की इनर स्पेस द सिम्प्लास्ट में आयन स्लोली टेक इन किए जाते हैं। एपोप्लास्ट में आयंस की पैसिव मूवमेंट यूजुअली आयन चैनल्स के द्वारा होती है, जो कि ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं और सिलेक्टिव पोर्स का काम करते हैं। दूसरी तरफ सिम्प्लास्ट में आयंस के एंट्री और एग्जिट में मेटाबॉलिक एनर्जी का एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि मेटाबॉलिक एनर्जी लगती है। यह एक एक्टिव प्रोसेस है। आयंस की मूवमेंट को फ्लक्स कहते हैं। सेल्स के अंदर की मूवमेंट को इनफ्लक्स और आउटवर्ड मूवमेंट को इफ्लक्स कहते हैं। आपने यह 11th चैप्टर में पढ़ा है कि प्लांट्स में मिनरल न्यूट्रिएंट्स का अपटेक और ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट्स। मिनरल सॉल्ट्स जाइलम के माध्यम से वाटर की असेंडिंग स्ट्रीम के साथ पुल किए जाते हैं। असेंडिंग स्ट्रीम मतलब नीचे से ऊपर। मिनरल सॉल्ट्स जाइलम के माध्यम से वाटर की असेंडिंग स्ट्रीम्स के साथ पुल किए जाते हैं, जो प्लांट्स में ट्रांसपिरेशनल पुल द्वारा ऊपर खींचते हैं। जाइलम सैप के एनालिसिस से ज्ञात हुआ कि इसमें मिनरल एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। प्लांट्स में रेडियो आइसोटोप्स के यूज़ से भी यह सब्सटेंशिएट यानी प्रमाणित किया गया है कि मिनरल एलिमेंट्स प्लांट में जाइलम के माध्यम से ट्रांसफ़र किए जाते हैं। आप जाइलम के माध्यम से वाटर के मूवमेंट की डिस्कशन चैप्टर 11 में कर चुके हैं। सॉइल एज रिजर्वॉयर ऑफ इसेंशियल एलिमेंट्स। सॉइल क्या है? एक रिजर्वॉयर है इसेंशियल एलिमेंट्स का। मेजॉरिटी न्यूट्रिएंट्स जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए इसेंशियल हैं, वे रॉक्स के टूटने यानी ब्रेक डाउन ऑफ रॉक्स और वेदरिंग मतलब वही बारिश होना और ये सब चीज़ें होती हैं ना, उससे बारिश होना, धूप निकलना, उसकी वजह से, और वेदरिंग से प्लांट्स की रूट्स को अवेलेबल होते हैं। ये प्रोसेस सॉइल को इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और डिसॉल्व्ड आयन से रिच बनाती है। क्योंकि यह रॉक्स में प्रेजेंट मिनरल्स से प्राप्त होते हैं, इसलिए प्लांट न्यूट्रिशन में इनकी रोल को मिनरल न्यूट्रिशन कहा जाता है। सॉइल में कई प्रकार के सब्सटेंसेस पाए जाते हैं। सॉइल केवल मिनरल्स ही उपलब्ध कराती है। मतलब सॉइल केवल मिनरल्स ही उपलब्ध नहीं कराती, बल्कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और अन्य माइक्रोब्स को भी हार्बर यानी उनको पालती है। मतलब एकदम पालती वालती उस टाइप का होता है हार्बर, यानी उसको हार्बर मतलब संरक्षण, ठीक है, तो उनको संरक्षण देती है। यह वाटर होल्ड करती है और
रूट्स को एयर सप्लाई कराती है और प्लांट्स को स्टेबलाइज करने के लिए मैट्रिक्स यानी आधार प्रदान करती है। क्योंकि एसेंशियल मिनरल्स की कमी यानी डेफिशिएंसी क्रॉप यील्ड को प्रभावित करती है, इसलिए फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है। दोनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर एक्सेट्रा और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कॉपर, जिंक, आयरन, मैंगनीज फर्टिलाइजर्स के कंपोनेंट्स होते हैं और प्लांट्स को जब उसकी फिर ज़रूरत होती है तो उसको दिए जाते हैं, मिट्टी में मिलाए जाते हैं, जिससे फिर उसमें जो प्रेजेंट ही सारे के सारे एलिमेंट्स हैं वो प्लांट अपटेक कर सके। मेटाबॉलिज्म ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन साइकिल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन मोस्ट प्रिवेलेंट यानी प्रमुख एलिमेंट है। नाइट्रोजन अमीनो एसिड, प्रोटीन, हार्मोन्स, क्लोरोफिल और बहुत से विटामिन्स का कॉन्स्टिट्यूएंट है। सॉइल में प्रेजेंट लिमिटेड नाइट्रोजन के लिए प्लांट माइक्रोब्स से compete करते हैं। इसलिए नाइट्रोजन नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है। नाइट्रोजन में 2 नाइट्रोजन एटम स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन के अमोनिया में बदलने यानी कन्वर्ट होने की प्रोसेस को नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं। नेचर में लाइटनिंग यानी बिजली कड़कने से और यूवी रेज अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन यानी कि धूप में जो होती है ना अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन के द्वारा नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड NO, NO2 और N2O में बदलने के लिए एनर्जी प्राप्त होती है। इंडस्ट्रियल कंबशन, फॉरेस्ट फायर्स, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट और पावर जनरेटिंग स्टेशंस भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड के सोर्स होते हैं। डेड प्लांट्स और एनिमल्स में प्रेजेंट ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का अमोनिया में डिकम्पोज होने को अमोनिफिकेशन कहते हैं। इसमें से कुछ अमोनिया वॉलेटाइल यानी कि भाप बनके वॉलेटाइल होकर फिर से एटमॉस्फेयर में री एंटर हो जाती है, लेकिन मोस्टली सॉइल में प्रेजेंट सॉइल बैक्टीरिया द्वारा नाइट्रेट में बदल दी जाती है। ये रिएक्शन देख लेंगे। इस रिएक्शन में 2 अमोनिया के मॉलिक्यूल जब 3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं तो 2 NO2 नेगेटिव के मॉलिक्यूल प्लस 2 H प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। और दूसरी रिएक्शन है फिर जब 2 NO2 नेगेटिव के मॉलिक्यूल O2 से रिएक्ट करते हैं तो 2 NO3 नेगेटिव बनते हैं। अमोनिया पहले नाइट्रोसोमोनाज एंड और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में बदल दी जाती है, ऑक्सीडाइज कर दी जाती है। नाइट्राइट नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियम की मदद से नाइट्रेट में बदल दिया जाता है। यह स्टेप्स नाइट्रिफिकेशन कहलाती हैं। ठीक है, ये पूरी प्रोसेस है इसे नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। तो ये जो रिएक्शन दी थी ना उसमें 2 रिएक्शन है। पहली रिएक्शन में अमोनिया यानी NH3 नाइट्रोसोमोनाज या फिर नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट यानी NO2 नेगेटिव में बदल दी गई। फिर उसके बाद में जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियम है उसकी मदद से नाइट्राइट यानी NO2 नेगेटिव को NO3 नेगेटिव यानी नाइट्रेट में बदल दिया गया। इस पूरी प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। फिगर 12.3 ये है फिगर 12.3।
द नाइट्रोजन साइकिल शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन द 3 मेन नाइट्रोजन पूल्स, एटमॉस्फेरिक, सॉइल एंड बायोमास। नाइट्रोजन 3 उसमें प्रेजेंट होती है, एटमॉस्फेयर में होती है, सॉइल में भी होती है, मिट्टी में, और हमारे शरीर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो उन तीनों के बीच का रिलेशन बता रहा है ये फिगर, और पूरी एक साइकिल शो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ठीक है, जो क्रीम कलर के बॉक्स में है उसके अंदर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लिखा हुआ है। ठीक है, नाइट्रोजन अलग अलग फॉर्म में है ना, जैसे कि बायोलॉजिकली हम जो फिक्स कर रहे हैं नाइट्रोजन वो होगी, है ना, मिट्टी के अंदर। फिर इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो ये सब इन सब में नाइट्रोजन क्या हो रही है, फिक्स हो रही है। ठीक है, तो अमोनिया जो है, अभी अभी हमने देखा कि अमोनिया सबसे पहले कन्वर्ट होगी NO2 नेगेटिव में। ठीक है, कौन कौन से, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया अमोनिया को मिट्टी के अंदर NO2 नेगेटिव यानी नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देंगे। देखो नीचे लिखा है सॉइल नाइट्रोजन पूल। फिर ये नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होगा, NO3 नेगेटिव यानी कि नाइट्रेट में, किसके द्वारा, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियम द्वारा। ठीक है, फिर ये जो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरियम द्वारा NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया गया है, नाइट्राइट को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर दिया गया है। अब इस नाइट्रेट को अपटेक लिखा है, देखो नीचे अपटेक, तो प्लांट जो है इसको ले लेगा। ठीक है, अपने बॉडी में ले लेगा, फिर प्लांट के अंदर चली जाएगी ये नाइट्रोजन। ठीक है, प्लांट बायोमास में चली जाएगी। ठीक है, फिर या तो प्लांट जब खुद मर जाएगा तो वो क्या बोलते हैं, डिकेइंग बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा प्लांट, है ना। डिकेइंग बायोमास यानी कि सड़ता हुआ जो बायोमास होता है ना, उसको कहते हैं। तो प्लांट जब खुद मर जाएगा तो डिकेइंग बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर उस प्लांट को, जो प्लांट जिसके अंदर नाइट्रोजन गई है, उसको अगर एनिमल खाएगा तो उसकी बॉडी में भी चली जाएगी वो नाइट्रोजन। फिर जब वो एनिमल मरेगा तो वो भी डिकेइंग बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी ओवरऑल जो नाइट्रोजन है वो एक डिकेइंग बायोमास में कन्वर्ट हो जाएगी। फिर इस डिकेइंग बायोमास में से फिर अमोनिफिकेशन होगा, यानी कि वापस से जो नाइट्रेट है उसको उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। इसी प्रोसेस को अमोनिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जो होती है प्लांट और एनिमल्स में, उसको डिकम्पोज करने के बाद में उसको नाइट्रेट से अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, तो बस अमोनिया में बदल जाएगी और वापस से मिट्टी में आ जाएगा। ठीक है, और जो ठीक है, तो ये यहाँ पे पूरा ये हो गया। और यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि जो हमारी बॉडी जो कर रही है, प्लांट की बॉडी जो नाइट्रोजन फिक्स कर रही है और हमारी बॉडीज कर रही हैं एनिमल्स की, तो वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्स हो रही है। इंडस्ट्रीज़ में भी नाइट्रोजन हम नाइट्रोजन लिक्विफाई कर लेते हैं या कुछ कर लेते हैं ना, तो नाइट्रोजन फिक्स कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकली भी नाइट्रोजन फिक्स की जाती है। इसमें लिखा है चौथा वाला जो है वो डीनाइट्रिफिकेशन। डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब होता है कि सॉइल में से नाइट्रोजन का निकलना। ठीक है, यानी किसी ना किसी फॉर्म में वो सॉइल से हट के एटमॉस्फेयर में वापस आना, उसी को कहते हैं डी नाइट्रिफिकेशन। ठीक है, तो इस तरीके से ये पूरी की पूरी साइकिल वर्क करती है। ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कीमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कीमोऑटोट्रॉफ्स मतलब जो कि केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना खुद बनाते हैं। जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो लाइट को यूज़ करके बनाते हैं, पर जो कीमोऑटोट्रॉफ्स होते हैं वो केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, प्लांट्स इस प्रकार फॉर्म्ड नाइट्रेट को अब्जॉर्ब कर लीव्स में भेज देता है, जो कि अमीनो एसिड का अमीनो ग्रुप बनाता है। सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट भी डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया संपन्न यानी कैरी आउट करते हैं। यानी सॉइल में प्रेजेंट नाइट्रेट की जो डीनाइट्रिफिकेशन की जो प्रोसेस होती है उसको कौन कंप्लीट करता है,
थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। एक बार इस पैराग्राफ को और पढ़ लेते हैं। द नाइट्रेट दस फॉर्म्ड इज अब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। जो नाइट्रेट बन जाती है वो प्लांट्स उसे अब्जॉर्ब करते हैं और उसे लीव्स तक ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इन लीव्स यानी पत्तियों में इट इज़ रिड्यूस्ड टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, नाइट्रेट को रिड्यूस करके अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जो कि फाइनली अमाइन ग्रुप बनाती है अमीनो एसिड्स का। अमीनो एसिड्स में NH2 ग्रुप होता है ना, वो बनाती है अमाइन ग्रुप। नाइट्रेट प्रेजेंट इन द सॉइल इज ऑल्सो रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन। जो नाइट्रेट प्रेजेंट होते हैं सॉइल में, मिट्टी में, वो नाइट्रोजन में रिड्यूस कर दिए जाते हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड डीनाइट्रिफिकेशन। यानी कि वापस से प्योर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं जो नाइट्रेट्स प्रेजेंट है सॉइल में। और वो कौन करता है? स्यूडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरियाज। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। एयर में एब्यूडेंट यानी प्रचुर क्वांटिटी में, मात्रा में अवेलेबल होने पर भी केवल कुछ ही ऑर्गेनिज्म नाइट्रोजन को यूटिलाइज कर पाते हैं। केवल कुछ ही प्रोकैरियोटिक स्पीशीज नाइट्रोजन को फिक्स कर पाती हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा नाइट्रोजन का अमोनिया में रिडक्शन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। नाइट्रोजन रिडक्शन करने वाला नाइट्रोजनेस एंजाइम मात्र यानी एक्सक्लूसिवली प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये माइक्रोब्स नाइट्रोजन फिक्सर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन होती है N ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजनेस एंजाइम उसे अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक हो सकते हैं, यानी अकेले रहने वाले या फिर प्लांट के साथ में सिम्बायोटिक रिलेशन रखने वाले। फॉर एग्जाम्पल, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग एरोबिक माइक्रोब्स आर एजोटोबैक्टर एंड बीजरनिकिया, जबकि रोडोस्पिरिलम एक एनारोबिक और बैसिलस फ्री लिविंग है। रोडोस्पिरिलम क्या है? एक एनारोबिक बैक्टीरिया है और फ्री लिविंग है, बैसिलस है। इसके साथ ही कई साइनोबैक्टीरिया जैसे कि एनाबीना और नॉस्टॉक भी फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स हैं। सिम्बायोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। आज सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग एसोसिएशन के कई यानी सेवरल टाइप्स ज्ञात हैं, हमें नोन है। इन सब में प्रोमिनेंट यानी प्रमुख लेग्यूम बैक्टीरिया रिलेशनशिप है। लेग्यूम मतलब दालों के जो पेड़ होते हैं ना, पौधे होते हैं वो। राइजोबियम बैक्टीरिया लेग्यूम अल्फाफा, लेग्यूम अल्फाफा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स मतलब मसूर, गार्डन पी, ब्रॉड बीन मतलब सेम होती है ना, सेम की सब्जी वो, क्लोवर बीन एक्सेट्रा की जड़ों में इस तरह रिलेशनशिप बनाते हैं। सबसे कॉमन एसोसिएशन रूट्स की नोड्यूल्स यानी गांठ के रूप में होता है। ये नोड्यूल्स रूट्स पर स्मॉल आउटग्रोथ की फॉर्म में निकलते हैं, यानी कि रूट के ऊपर बाहर की तरफ मोटे मोटे से गट्टे से निकलते हैं, गोल गोल। नॉन लेग्यूमिनियस प्लांट्स जैसे कि एल्नस की रूट्स पर माइक्रोब फ्रैंकिया नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स प्रोड्यूस करता है। राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों ही सॉइल में फ्री लिविंग हैं, लेकिन सिम्बायंट्स के रूप में एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। फ्लावरिंग से पहले किसी कॉमन पल्स के
यानी नॉर्मल कोई सा भी डाल के एक प्लांट को जड़ से उखाड़ें। आप जड़ों यानी रूट्स पर लगभग स्फेरिकल यानी एक बॉल के शेप का आउटग्रोथ यानी रूट के ऊपर बाहर की रूट के ऊपर ऐसे स्फेयर शेप की आउटग्रोथ देख पाओगे। इसे ही हम नोड्यूल्स कहते हैं। यदि आप इन्हें काटेंगे तो पाएंगे कि सेंट्रल पोर्शन में ये रेड या पिंक कलर की हैं। नोड्यूल्स को पिंक कौन बनाता है? यह कलर लेग्यूमिनियस हीमोग्लोबिन या लेग हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन होस्ट प्लांट की रूट्स और राइजोबियम में सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इंटरैक्शंस के कारण होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन की प्रिंसिपल स्टेजेस हैं। राइजोबियम मल्टीप्लाई होकर रूट्स के चारों ओर यानी रूट्स के सराउंडिंग में कोलोनाइज यानी इकट्ठा एकत्र हो जाते हैं और रूट हेयर्स मुड़ जाते हैं। मुड़ जाते मतलब रूट हेयर्स ऐसे कर्ल हो जाते हैं और बैक्टीरिया रूट हेयर्स पर आक्रमण कर देते हैं, इन्वेड कर देते हैं। एक इन्फेक्शन थ्रेड पैदा होता है जो कि बैक्टीरिया को रूट्स के कॉर्टेक्स तक लेके जाता है। थ्रेड मतलब धागा, जहाँ वे नोड्यूल फॉर्मेशन इनिशिएट करता है यानी नोड्यूल फॉर्मेशन की शुरुआत करता है। तब बैक्टीरिया थ्रेड से रिलीज्ड यानी मुक्त होकर सेल्स में चले जाते हैं जो स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स के डिफरेंशिएशन का काम करते हैं। इस प्रकार नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है और होस्ट से न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज के लिए वैस्कुलर कनेक्शंस बन जाते हैं। ये इवेंट 12.4 फिगर में डिपिक्ट यानी चित्रित किया गया है। फिगर 12.4 ये है, ठीक है। तो इसमें जो पैराग्राफ लिखा है ना नीचे, पहले वो पढ़ती हूँ। सोयाबीन में रूट नोड्यूल का डेवलपमेंट। ए, राइजोबियम बैक्टीरिया ससेप्टेबल रूट हेयर से कॉन्टैक्ट से उसके नियर यानी पास में डिवाइड होता है। यानी कि जो भी रूट हेयर है, उस जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो प्लांट के रूट हेयर के पास में ही डिवाइड होता है, ठीक है। देखो तो जो ए वाला है ना, ए पॉइंट मतलब ए वाला फिगर, ए जिसके नीचे लिखा है वो वाला फिगर देखो, उसमें जो सॉइल पार्टिकल लिखा है ये सारे के सारे मिट्टी है आसपास, ठीक है। सॉइल पार्टिकल मतलब मिट्टी के कण है ये, और ये जो आउटग्रोथ दिख रही है ना येलो कलर की, वो रूट हेयर्स हैं और आसपास उसके बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। अब है बी, इन्फेक्शन के बाद रूट हेयर में कर्ल हो जाता है। यानी कि इन्फेक्शन होने के बाद में जो ये सीधा रूट हेयर था ना, वो देखो मुड़ गया, कर्ली सा हो गया, जैसे बाल घुंघराले होते हैं वैसे देखो वो भी थोड़ा सा मुड़ गया, ठीक है। और यहाँ पे फिर बी वाला फिगर देखना है, मतलब सेकंड नंबर का। तो उस पर देखो बैक्टीरिया लिखा है, ये रूट हेयर है जिसके आसपास वो इकट्ठे हो गए हैं, एक हुक सा फॉर्म हो जाता है। सी है, इन्फेक्टेड थ्रेड बैक्टीरिया की इनर कॉर्टेक्स में ले जाता है। बैक्टीरिया रॉड शेप के बैक्टीरियोइड्स में मॉडिफाई हो जाते हैं और इंटरनल कॉर्टिकल और पेरिसाइकल सेल डिवाइड होने लगती हैं। कॉर्टिकल और पेरिसाइकल की सेल्स का डिवीजन और ग्रोथ नोडल फॉर्मेशन की ओर ले जाती हैं। जो तीसरे नंबर का फिगर है ना, उसको देखो, उसमें जो देखो जो रूट हेयर था जो कर्ल हो चुका था, उसमें से होते हुए देखो छोटे छोटे जो बैक्टीरियाज हैं वो अंदर जा रहे हैं रूट के, फिर वो कॉर्टेक्स तक, कॉर्टेक्स जो बाहर की साइड दिख रहा है वो कॉर्टेक्स है, अंदर की साइड पेरिसाइकिल वाले सेल है। तो कॉर्टिकल सेल्स और पेरिसाइकिल सेल में पहुंच जाते हैं वो, ठीक है। और जो बैक्टीरिया जो होते हैं
वो खुद काय में रॉड शेप के बैक्टीरियोइड्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, अंदर जाके, रूट के अंदर जाके जो कॉर्टेक्स के और जो पेरिसाइकिल के सेल्स हैं उन्हें डिवाइड होने के लिए और ग्रो करने के लिए यानी बढ़ने के लिए मतलब बोलते हैं मतलब वो बैक्टीरियोइड्स में अंदर जाते हैं ना, तो फिर पेरिसाइकिल सेल्स और जो कॉर्टिकल सेल्स है वो डिवाइड होने लगती हैं, ठीक है। तो वो उस डिवीजन होने के कारण वो जो नोड्यूल है वो पूरी तरीके मतलब नोड्यूल फॉर्मेशन हो जाता है, यानी कि मोटी सी ऐसे गठान सी बन जाती है रूट में। अब डी वाला पॉइंट, वैस्कुलर टिश्यू से कंप्लीट एक मैच्योर नोड्यूल रूट से कंटिन्यूस होती है, यानी उसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। जो मैच्योर नोड्यूल होती है उसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं और वो रूट से बाहर की तरफ एकदम मोटी सी गठान की तरह बाहर की तरफ निकलती है। तो जो लास्ट वाला जो फिगर है जिसमें लिखा है मैच्योर नोड्यूल, वो ऐसे करके फॉर्म हो जाती है, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का पहला स्टेबल प्रोडक्ट है। रिएक्शन कुछ इस प्रकार है, नाइट्रोजन की रिएक्शन 8 इलेक्ट्रॉन से होती है और 8 एच आयन होते हैं प्लस 16 ATP मॉलिक्यूल गिव्स ट्वाइस अमोनिया मॉलिक्यूल प्लस हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 प्लस 6 ADP प्लस 16 P1। ये पूरी की पूरी रिएक्शन है। नाइट्रोजनस एंजाइम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के प्रति हाईली सेंसिटिव होता है। इसे एनारोबिक कंडीशंस की ज़रूरत होती है। नोड्यूल में यह एडेप्टेशन होती है कि उसके एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाया जा सके। इन एंजाइम्स की प्रोटेक्शन के लिए मॉड्यूल में एक ऑक्सीजन स्कैवेंजर होता है जिसे लैग हीमोग्लोबिन कहते हैं। यह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि फ्री लिविंग कंडीशंस में ये माइक्रोब्स एरोब्स होते हैं, ठीक है, जहाँ नाइट्रोजनेस ऑपरेशनल नहीं होता, यानी जब वो फ्री कहीं इधर उधर घूम रहे होते हैं, जब ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो जब इधर उधर घूम रहे होते हैं तब वो एरोब्स होते हैं, यानी ऑक्सीजन को लेते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। पर जब वो फ्री लिविंग होते हैं और उसमें नाइट्रोजनेस ऑपरेशनल नहीं होता है, उस समय क्या होता है कि जो नाइट्रोजनेस एंजाइम है उसका कोई काम नहीं होता, वो ऑपरेशनल नहीं होता, काम नहीं कर रहा होता। लेकिन नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान पर जब वो किसी प्लांट के रूट के पास आके जब नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा होता है उस दौरान वो एनारोब हो जाता है, यानी कि वो अपनी बॉडी वो ऑक्सीजन लेना बंद कर देते हैं और नाइट्रोजनस एंजाइम को प्रोटेक्ट करते हैं। ऊपर दिए गए रिएक्शन में आपने नोटिस किया होगा कि नाइट्रोजनस के द्वारा अमोनिया सिंथेसिस के दौरान वेरी हाई एनर्जी इनपुट्स की ज़रूरत होती है, मतलब एक अमोनिया मॉलिक्यूल के लिए 8 ATP मॉलिक्यूल। इस एनर्जी की आपूर्ति यानी ऑब्टेन होस्ट सेल के रेस्पिरेशन से होती है, यानी कि जो सेल है उसमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है उससे जो एनर्जी आएगी उससे इसको कंपनसेट किया जाता है। ये वाला फिगर देख लेते हैं 12.5, स्टेप्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के स्टेप्स दिखाए गए हैं इसमें नाइट्रोजनेस एंजाइम कॉम्प्लेक्स के द्वारा, जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में ये नाइट्रोजनेस एंजाइम पाया जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा है एंजाइम नाइट्रोजनेस, तो ये जो दिख रहा है वो नाइट्रोजनेस एंजाइम है, ठीक है। और सबस्ट्रेट क्या है यहाँ पे, नाइट्रोजन गैस N2, वो बाइंड हो गया किससे, नाइट्रोजनेस एंजाइम से, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट लिखा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ गया एंजाइम से, ठीक है। अब इसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन में क्या होता है कि हाइड्रोजन का निकलना रिडक्शन कहलाता है, ठीक है। तो 2 हाइड्रोजन निकल गए और ये कुछ ऐसा बन के फॉर्म हो गया, ठीक है। अब
उसका फर्दर रिडक्शन हुआ तो और दो सॉरी हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है। सॉरी मैंने उल्टा कह दिया था। तो हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन होता है। ठीक है, तो हम यहाँ सेकंड स्टेप तक आ चुके थे। फिर उसमें रिडक्शन हुआ, 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये थर्ड नंबर का जो बना हुआ है ये फॉर्म हो गया। फिर फर्दर रिडक्शन हुआ तो उसमें और 2 हाइड्रोजन जुड़ गए, तो ये 4 हाइड्रोजन जुड़ गए इसमें। ठीक है, रिडक्शन और आगे फर्दर रिडक्शन हुआ, तो ऐसे करके 2 नाइट्रोजन पे कुल मिला के 6 हाइड्रोजन जुड़ गए। ठीक है, फिर ये एंजाइम अलग हो गया और जो 2 मॉलिक्यूल है अमोनिया के, प्रोडक्ट अमोनिया के, वो अलग हो गए। ठीक है, प्रोडक्ट रिलीज हो गया। फ्री नाइट्रोजनेस कैन बाइंड अनदर मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन। कभी भी कोई भी रिएक्शन होती है ना, उसमें एंजाइम कभी भी कंज्यूम नहीं होता, यानी कि एग्जैक्टली वैसा का वैसा उतनी ही क्वांटिटी में एंजाइम पूरी रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद में अपन को वापस मिल जाता है। ठीक है, तो ये देखो एंड में एंजाइम अलग हो गया। अब ये एंजाइम फिर नए नाइट्रोजन से जुड़ेगा, फिर उसको रिड्यूस करेगा और अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ऐसे वो करता जाएगा। तो ऐसे अपन को 2 मॉलिक्यूल मिल गए अमोनिया के। यहाँ तक हमारा पूरा होस्ट सेल तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। फेट ऑफ अमोनिया यानी अमोनिया की नियति। फेट मतलब नियति होता है वैसे तो, पर फिर भी फेट ऑफ अमोनिया। अमोनिया फिजियोलॉजिकल पीएच पर प्रोटोनेटेड यानी प्रोटोनेशन के बाद अमोनियम आयन का फॉर्मेशन करती है। यानी अमोनिया जब H आयन एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो NH4 पॉजिटिव आयन बना लेता है। उसी को प्रोटोनेशन कहते हैं, यानी प्रोटोन यानी H आयन को एक्सेप्ट कर लेना। जबकि मोस्टली प्लांट्स नाइट्रेट की तरह अमोनियम का भी एसिमिलेशन कर सकते हैं, यानी उसको ले सकते हैं। लेकिन अमोनियम आयन प्लांट्स के लिए टॉक्सिक यानी जहरीला होता है, जिसके कारण उनमें इकट्ठा यानी एक्यूमुलेट नहीं हो पाते हैं। आइए देखते हैं कि इस तरह सिंथेसाइज्ड अमोनियम आयन का किस प्रकार प्लांट्स में अमीनो एसिड के सिंथेसिस के लिए यूज़ होता है। इसके लिए 2 मेन तरीके हैं। सबसे पहला है रिडक्टिव एमिनेशन। इस प्रोसेस में अमोनिया अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड के साथ रिएक्ट करके ग्लूटामिक एसिड बनाती है, जैसे कि नीचे रिएक्शन में दिखाया गया है। ठीक है, तो रिएक्शन देखो, उसमें अल्फ़ा कीटो ग्लूटारिक एसिड की रिएक्शन हो रही है अमोनियम आयन से NADPH की प्रेजेंस में। ठीक है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम का यहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो काय में कन्वर्ट हो गया वो ग्लूटामेट प्लस H2O प्लस NADP में। ये पूरी की पूरी रिएक्शन है। सेकंड है ट्रांस एमिनेशन। इसमें अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का कीटो एसिड के कीटो ग्रुप से ट्रांसफ़र होता है। इसमें अमीनो एसिड से अमीनो ग्रुप का कीटो एसिड के कीटो ग्रुप से ट्रांसफ़र होता है। ग्लूटामिक एसिड मेन अमीनो एसिड है जिससे अमीनो ग्रुप NH2 का ट्रांसफ़र होता है और दूसरे अमीनो एसिड का फॉर्मेशन अदर अमीनो एसिड द्वारा होता है। ट्रांस एमिनेस एंजाइम इस तरह की सारी रिएक्शंस को कैटेलाइज करता है। रिएक्शन देख लेते हैं। जिस पे अमीनो डोनर लिखा है वो अमीनो एसिड है और जिस पे अमीनो एक्सेप्टर लिखा है वो कीटो एसिड है। ठीक है, कीटो एसिड यानी उसमें कीटोन ग्रुप है और अमीनो एसिड यानी उसमें अमीनो ग्रुप है। ठीक है, तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। इसमें क्या एक ग्रुप का ट्रांसफ़र होना है। ठीक है, अमीनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होना है। इसमें क्या हो रहा है कि है ना R1 और R2 को देखो। R1 अमीनो डोनर में लगा हुआ था जो कि अब अमीनो एक्सेप्टर में लग जाएगा प्रोडक्ट में, और R2 जो है वो अमीनो एक्सेप्टर में लगा हुआ था, वो
अमीनो डोनर वाला जो मॉलिक्यूल था उसमें लग जाएगा, यानी कि ट्रांसफ़र हो रहा है R ग्रुप का। ठीक है, ये पूरी की पूरी ऐसे रिएक्शन होगी। प्लांट्स में एस्परजिन और ग्लूटामाइन दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमाइड्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन के स्ट्रक्चरल पार्ट में पाए जाते हैं। ये दो अमीनो एसिड्स एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से प्रत्येक के साथ अमीनो ग्रुप से जोड़ने से बनते हैं। ये दो अमीनो एसिड्स एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड से प्रत्येक के साथ अमीनो ग्रुप को जोड़ने से बनते हैं, अमीनो ग्रुप के जोड़ने से बनते हैं। इस प्रोसेस में एसिड का हाइड्रोक्सिल पार्ट NH2 रेडिकल से रिप्लेस हो जाता है, यानी OH NH2 से रिप्लेस हो जाता है। अमाइड्स में क्योंकि अमीनो एसिड्स से ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है, इसलिए ये जाइलम वेसल द्वारा प्लांट्स के अन्य यानी अदर पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। इसके साथ ही कुछ प्लांट्स जैसे सोयाबीन को नोड्यूल्स ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम के साथ फिक्स्ड नाइट्रोजन को यूरिड्स URIDES यूरिड्स यूरिड्स के फॉर्म में भेज देती है। इन कंपाउंड्स में भी हाई नाइट्रोजन टू कार्बन रेशो होता है, यानी कि इन कंपाउंड्स में भी कार्बन की अपेक्षा नाइट्रोजन का अनुपात ज़्यादा होता है, नाइट्रोजन ज़्यादा होता है। ठीक है, नाइट्रोजन का रेशो ज़्यादा होता है। तो ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस चैप्टर को अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करना सो दैट उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ध्यान से प्रेस कर देना सो दैट मैं जैसे ही नए नए चैप्टर्स अपलोड करती जाऊँ वैसे वैसे आपको फटाफट मिलते जाएं। मैं अभी केमिस्ट्री के और बायोलॉजी के वीडियोस बना रही हूँ। इसमें और भी चैप्टर्स मैंने कवर कर दिए हैं, जैसे कि सेल, बायोमॉलिक्यूल्स कर दिया है, और हेलो एल्केन्स, हेलो एरेन्स भी कर दिया है ना। तो आप उन्हें भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और जितने भी चैप्टर्स होते हैं उनकी लिंक्स पार्ट 2 की, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 की लिंक्स ना मैंने कमेंट सेक्शन में दी हुई हैं। ठीक है, पिन कमेंट में, तो वो भी ध्यान से देख लेना। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब करना भूलना मत। थैंक यू।